हेलो, वेलकम टू आईपीटीएम। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हालिया अपडेट पे चर्चा करने वाले हैं और इसे एकदम सरल तरीके से समझेंगे जैसे कोई यूट्यूबर समझाता है ना, बिल्कुल वैसे। आज का विषय है नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये हाल ही में आया है और टैक्स और कंप्लायंस की दुनिया में मतलब काफी हलचल मचा रहा है। तो आज हम इस नए एक्ट के मेजर अपडेट्स को जानेंगे। पुराने एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961, उससे इसकी तुलना करेंगे और ये भी देखेंगे कि भाई इस बदलाव से सीखने वालों के करियर के लिए कौन सी बेहतरीन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। हमारे पास आईपीटीएम के काफी डिटेल्ड नोट्स हैं इस विषय पे, तो चलिए इन्हीं के आधार पर इस नए कानून की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आखिर है क्या और ये कब से लागू होने वाला है? हाँ, तो देखिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये कानून लगभग 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पूरी तरह से रिप्लेस कर रहा है और ये नया एक्ट 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसे अगस्त 2025 में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी वो 21 अगस्त 2025 को मिल गई थी। तो अब ये देश का नया इनकम टैक्स कानून है। 60 साल पुराना कानून बदलना वाकई एक बड़ा कदम है। हम्म। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब क्यों बदला गया? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। पुराना कानून इतने सालों में मतलब अमेंडमेंट्स और प्रोविजंस जुड़ते जुड़ते बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो नए एक्ट का लक्ष्य है टैक्स लॉस को आसान बनाना, समझने में आसान करना और कंप्लायंस को बेहतर करना। अच्छा, सरलीकरण। तो सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो इसमें किस पैमाने पर बदलाव हुए हैं? क्या स्ट्रक्चर में कोई बड़ा अंतर आया? हाँ, स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव है। यहीं पर वो सिंप्लीफिकेशन का पैमाना दिखता है। सही कहा आपने। जी। पुराने एक्ट में आप सोचिए 800 से ज्यादा सेक्शंस थे। 800 से ज्यादा? बाप रे। हाँ, जिन्हें अब घटाकर सिर्फ 536 कर दिया गया है। ओ। और चैप्टर्स की संख्या भी 47 से घटाकर 23 कर दी गई है। अच्छा। हालांकि एक चीज है, शेड्यूल्स की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो गई है, हम्म। क्योंकि कुछ जो डिटेल जानकारी थी वो अब शेड्यूल्स में डाल दी गई है। हम्म। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर काफी कॉम्पैक्ट हो गया है। सेक्शंस और चैप्टर्स इतने कम हो गए, ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। पर ये किया कैसे गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे जरूरी टॉपिक्स या रूल्स हटा दिए गए हों? नहीं नहीं, ये एक बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। असल में ये कमी हुई है कंसोलिडेशन से, यानी एकत्रीकरण से, और जो गैर जरूरी चीजें थी उनको हटाने से। मतलब जो मिलते जुलते प्रावधान थे उनको एक साथ मिला दिया गया है और जो चीजें पुरानी हो चुकी थी या जिनकी अब जरूरत नहीं थी उन्हें हटा दिया गया है। अच्छा, कंसोलिडेशन। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये कैसे काम करता है? मतलब। हाँ बिल्कुल। एक बड़ा उदाहरण है टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस का। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। पुराने एक्ट में क्या था कि अलग अलग तरह के पेमेंट्स के लिए दर्जनों अलग अलग सेक्शंस थे। हाँ, वो तो था। हर सेक्शन में अपनी परिभाषाएं, अपनी रेट्स, अपनी प्रक्रियाएं। इससे काफी कंफ्यूजन होता था। नए एक्ट में इन सभी को एक ही कॉम्प्रिहेंसिव टेबल में कंसोलिडेट कर दिया गया है। ओ, एक ही टेबल में। हाँ, इससे रेफरेंस करना बहुत आसान हो गया है और जो बार बार दोहराई जाने वाली बातें थीं वो हट गई हैं। अब आपको एक ही जगह पर ज्यादातर टीडीएस टीसीएस की जानकारी मिल जाएगी। ये तो वाकई रेफरेंस करने में बहुत मददगार होगा, खासकर पेरोल और अकाउंट्स टीम्स के लिए। अच्छा, सैलरी को लेकर भी कुछ ऐसा ही किया गया है? हाँ बिल्कुल। सैलरी के मामले में भी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। पुराने एक्ट में सैलरी से जुड़े एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस और पर्क्विजिट्स कई अलग अलग चैप्टर्स और सेक्शंस में बिखरे हुए थे। उनको ढूंढना, समझना मुश्किल होता था। सही बात है। नए एक्ट में सैलरी इनकम से संबंधित सभी प्रावधान, कैलकुलेशन, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, पर्क्विजिट्स, सब कुछ सैलरी प्रोविजंस पर एक ही यूनिफाइड चैप्टर में कंसोलिडेट कर दिया गया है। सब कुछ एक ही चैप्टर में? सैलरी वाला। हाँ। इससे सैलरी की टैक्स कैलकुलेशन और कंप्लायंस को समझना और लागू करना ज्यादा सीधा, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है। मतलब सैलरी से जुड़ी हर चीज अब एक जगह। ये तो एचआर और पेरोल प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, है ना? हाँ। और कोई बड़ा सिंप्लीफिकेशन का उदाहरण? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है सेक्शन 10 का। ये इनकम एग्जेम्पशन से डील करता था। पुराने एक्ट में ये सेक्शन बहुत बड़ा और मतलब बहुत जटिल था। इसमें लगभग 140 क्लॉजेज, 90 एक्सप्लेनेशंस और 134 प्रोवाइजोस थे। बाप रे, 140 क्लॉजेस। हाँ, इसे समझना अपने आप में एक चुनौती थी।
नए एक्ट में इसमें से कई पुराने अप्रासंगिक एग्जेम्पशंस हटा दिए गए हैं जिनका समय पूरा हो चुका था या जॉब रेलेवेंट नहीं थे। और जो जरूरी एग्जेम्पशंस बचे हैं उनमें से ज्यादातर को शेड्यूल्स में ट्रांसफर कर दिया गया है। अच्छा। इसका नतीजा ये हुआ है कि सिर्फ इस एक सेक्शन में शब्दों की संख्या लगभग 30,000 से घटकर करीब 13,500 रह गई है। 30,000 शब्दों से 13,000। वाओ, ये तो सचमुच कमाल का स्ट्रीमलाइनिंग है। इससे निश्चित रूप से क्लैरिटी बढ़ेगी। और कौन से एरियाज हैं जिन्हें सरल किया गया है, जिन पर लर्नर्स को खास ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल। चैप्टर वीआई के तहत मिलने वाले डिडक्शंस, जैसे कि वो सेक्शन 80C वाले पॉपुलर डिडक्शंस है ना, हाँ, ATC, ATD। हाँ, उनको भी सरल बनाया गया है। ज्यादातर डिटेल कंडीशंस और प्रोसीजर्स अब शेड्यूल्स में मिलेंगे, और जो इंसेंटिव्स ओवरलैप कर रहे थे या जिनकी अवधि समाप्त हो गई थी उन्हें हटा दिया गया है। इसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओ से जुड़े नियम जो पहले सेक्शंस 11 से 13 में थे, उन्हें अब सरल भाषा में फिर से लिखा गया है। पुराने कानून में बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस और मिलते जुलते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे जिससे कंफ्यूजन होता था। नए एक्ट में इससे स्पष्ट और सीधा बनाने की कोशिश की गई है। और फिर डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 और साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 जैसे कुछ और जटिल विषय थे जिनमें बहुत सारे प्रोवाइजोज और एक्सप्लेनेशंस होते थे। इन्हें भी नए एक्ट में इंटीग्रेट या हटाकर स्पष्ट किया गया है। प्रोविजंस को अब कम शब्दों में और अक्सर टेबल्स का उपयोग करके समझाया गया है। टेबल्स? हाँ, ये अच्छा है। हाँ, इससे क्लैरिटी बढ़ी है और इंटरप्रिटेशन में आसानी होगी। मेरे ख्याल से ये कंप्लायंस चेक्स को भी आसान बनाएगा। हाँ, टेबल्स का इस्तेमाल जानकारी को समझने में हमेशा मदद करता है। अच्छा, ये तो हुई सरलीकरण और कंसोलिडेशन की बात। अब जरा ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नए एक्ट से पूरी तरह हटाई दी गई हैं, मतलब जिनका अब कोई जिक्र ही नहीं है? हाँ, ऐसी कई पुरानी प्रोविजंस हैं जिन्हें पूरी तरह हटा दिया गया है, क्योंकि या तो उनका समय पूरा हो चुका था या वे अब रेलेवेंट नहीं रहीं। जैसे पुराने इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स। पुराने एक्ट में कई चैप्टर्स और सेक्शंस थे जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस या टैक्स हॉलिडेज देते थे। अच्छा। इनमें से ज्यादातर की समय सीमा पहले ही खत्म हो चुकी थी, तो उन्हें अब पूरी तरह डिलीट कर दिया गया है। एक और उदाहरण है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का। ये कुछ साल पहले लाया गया था और फिर हटा दिया गया था, लेकिन इसके कुछ रेफरेंसेस पुराने एक्ट में रह गए थे। उन्हें भी अब साफ कर दिया गया है। ओके। सरकार द्वारा अचल संपत्ति की प्रीएम्प्टिव परचेज के नियम थे जो व्यवहार में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे, उन्हें भी हटा दिया गया है। और हाँ, हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान कुछ विशेष अलाउंसेस और एग्जेम्पशंस दिए गए थे। हाँ, दिए थे। चूंकि उनका कॉन्टेक्स्ट अब लागू नहीं होता, उन्हें भी नए एक्ट से डिलीट कर दिया गया है। ये और एक चीज, चैरिटेबल ट्रस्ट के मर्जर या अमेलगमेशन के लिए पुराने एक्ट में अलग चैप्टर्स थे। हाँ। उन्हें अब एनपीओ एनजीओ वाले चैप्टर में ही मर्ज कर दिया गया है। अच्छा, एनपीओ वाले में। हाँ, जिससे एनपीओ से जुड़े सभी नियम एक ही जगह मिल जाएं। तो मूलतः जो चीजें ऑब्सोलीट हो गई थी या जिनकी जरूरत नहीं थी, उन्हें हटाकर एक्ट को क्लीन और रेलेवेंट बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। तो काफी कुछ सरल हुआ, काफी कुछ हटा दिया गया, लेकिन क्या सब कुछ बदल गया है, या इनकम टैक्स के जो मूल सिद्धांत हैं, को प्रिंसिपल्स, वो वैसे ही हैं, जैसे इनकम कैलकुलेट करने के फंडामेंटल तरीके? नहीं, देखिए, ज्यादातर कोर प्रिंसिपल्स वैसे ही हैं। इनकम कैलकुलेट करने का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो नहीं बदला है। इनकम के जो मुख्य हेड्स हैं, जैसे सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पीजीबी, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो वैसे ही रहेंगे। टैक्स कैलकुलेशन का जो बेसिक ढांचा है वो वही है। ओके। मुख्य परिभाषाएं जैसे इनकम क्या है, पर्सन कौन है, असेसी कौन है, ये सब भी मोटे तौर पर वही हैं, बस उन्हें बेहतर और सरल भाषा में समझाया गया है। जो रिडंडेंट या कॉन्फ्लिक्टिंग पार्ट्स थे वो हटा दिए गए हैं। टैक्स रेजिम्स जैसे व्यक्तिगत करदाताओं के लिए स्लैब रेट्स या कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, इनका कॉन्सेप्ट भी वैसा ही है। हालांकि रेट्स तो समय समय पर फाइनेंस एक्ट से बदलते ही रहते हैं। हाँ, वो तो है। ऑफेंसेस, पेनल्टीज और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसेस, जैसे असेसमेंट कैसे होगा, अपील्स कहाँ होंगी, ये सब भी जारी रहेंगे। हालांकि प्रक्रियाओं में सिंप्लीफिकेशन और डिजिटलाइजेशन पर ज्यादा जोर है। हाँ, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि नए एक्ट में सरकार को नियम या योजनाएं, मतलब स्कीम्स बनाने की सामान्य शक्तियां, जनरल पावर्स, ज्यादा दी गई हैं। अच्छा। हाँ,
इसका मतलब है कि सरकार जरूरत पड़ने पर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स या रूल्स ज्यादा आसानी से बना सकेगी, बिना एक्ट में बार बार संशोधन किए। समझ गए। तो मतलब फाउंडेशन वही है, लेकिन इमारत को रीडिजाइन किया गया है, उसे ज्यादा ऑर्गेनाइज और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर और लैंग्वेज के अलावा क्या कोई बड़े कंसेप्चुअल बदलाव भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? मैंने टैक्स ईयर के बारे में कुछ सुना था, वो क्या है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्चुअल बदलाव है और इससे रोजमर्रा के काम में काफी फर्क पड़ेगा। पुराने एक्ट में 2 कॉन्सेप्ट चलते थे, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। हाँ, वो तो हमेशा कंफ्यूजन रहता था। बिल्कुल। प्रीवियस ईयर वो साल जिसमें इनकम कमाई जाती थी, और असेसमेंट ईयर वो अगला साल जिसमें उस इनकम पर टैक्स असेस होता था। इससे अक्सर कंफ्यूजन होता था, खासकर नए लर्नर्स के लिए। अब इस कंफ्यूजन को खत्म कर दिया गया है। अच्छा, नए एक्ट में सिर्फ एक ही टर्म इस्तेमाल होगा, टैक्स ईयर। सिर्फ टैक्स ईयर? हाँ, ये टैक्स ईयर वही फाइनेंशियल ईयर होगा जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। जिस साल इनकम कमाई गई, उसी साल को उस इनकम के लिए टैक्स ईयर माना जाएगा। ये निश्चित रूप से चीजों को बहुत सरल बनाता है और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के ज्यादा करीब लाता है। अरे वाह, ये तो वाकई एक बड़ा और स्वागत योग्य बदलाव लगता है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का चक्कर हमेशा थोड़ा उलझाने वाला होता था। क्या सोर्स में दिए गए कंपैरिजन टेबल में और भी ऐसे बड़े बदलावों का जिक्र है? हाँ, कंपैरिजन टेबल कुछ और मुख्य अंतरों पर प्रकाश डालता है। एक बड़ा शिफ्ट है प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में। नया एक्ट पूरी तरह से डिजिटल और फेसलेस प्रोसेसेस पर केंद्रित है। असेसमेंट, अपील्स, रिफंड्स सब कुछ डिजिटल माध्यम से करने पर जोर है। अच्छा, सब कुछ डिजिटल। हाँ, पुराना एक्ट मैनुअल या फिजिकल प्रोसेसेस पर आधारित था। हालांकि उसमें भी फेसलेस स्कीम्स बाद में लाई गई थी, पर नया एक्ट इसे कोर प्रिंसिपल बनाता है। और एक बहुत ही दिलचस्प और शायद राहत देने वाली बात, लेट फाइलिंग पेनल्टी। लेट फाइलिंग पेनल्टी? हाँ, उसका क्या हुआ? इनकम टैक्स रिटर्न देर से फाइल करने पर पुराने एक्ट में जो पेनल्टी लगती थी ना, सेक्शन 234F में, हाँ, लगती थी, उसे नया एक्ट में हटा दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं, पेनल्टी हटा दी? हाँ, हालांकि देर से रिटर्न फाइल करने पर इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन वो जो फिक्स्ड पेनल्टी का प्रावधान था वो हटा दिया गया है। तो ये कुछ मुख्य वैचारिक और प्रक्रियात्मक अंतर हैं 1961 और 2025 के एक्ट्स में, सेक्शंस और चैप्टर्स की संख्या के अलावा। वाओ, लेट फाइलिंग पेनल्टी का हटना और पूरी तरह डिजिटल फेसलेस पर जाना, ये वाकई बड़े कदम हैं। ये दिखाता है कि सरकार कंप्लायंस को आसान बनाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करना चाहती है। काफी कुछ है समझने और अडेप्ट करने को। तो इन सब बदलावों का मतलब क्या है? किसी के लिए जो पेरोल, टैक्स या HR कंप्लायंस सीख रहा है या इन फील्ड्स में काम कर रहा है, उनके लिए टेक अवे क्या है? मतलब निचोड़ क्या है? हाँ, देखिए, अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो इन पेशेवरों के लिए इन बदलावों को समझना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि क्रूशल है। सबसे पहले तो नए स्ट्रक्चर को जानना, कौन सा प्रोविजन अब कहाँ मिलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। खासकर सैलरी, डिडक्शंस, TDS, TCS जैसे नियम जो उनके रोजमर्रा के काम का हिस्सा हैं, उनका नया एड्रेस क्या है, ये फंडामेंटल है। बिल्कुल। दूसरा, नए कॉन्सेप्ट्स को समझना, जैसे टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट अब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की जगह लेगा। ये उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और रिपोर्टिंग को बदलेगा। फाइनेंस, HR, पेरोल या टैक्स भूमिकाओं में किसी के लिए भी ये जानना आवश्यक है कि कानून अब कैसा दिखता है और कैसे काम करता है, ताकि वो सही कंप्लायंस सुनिश्चित कर सकें। सही। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। ये नया कानून अभी सबके लिए नया है। जो लोग इस नए सरल एक्ट को जल्दी और अच्छी तरह समझ लेंगे और इसे अपनी वर्किंग में, अपने सिस्टम्स में जैसे पेरोल सॉफ्टवेयर या HRMS में अडैप्ट कर लेंगे, वो अपने करियर ग्रोथ के लिए खुद को बहुत बेहतर पोजीशन में पाएंगे। इस अपडेटेड एक्ट में महारत हासिल करना भविष्य की कंप्लायंस के लिए, चाहे वो पेरोल प्रोसेसिंग हो, टैक्स कैलकुलेशन हो, स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग हो, बहुत मूल्यवान होगा। ये सिर्फ जानना नहीं बल्कि इसे प्रभावी ढंग से अप्लाई करने की स्किल विकसित करना है। निश्चित रूप से। ये सिर्फ नियमों का बदलना नहीं है, ये काम करने के तरीके और जरूरी स्किल्स को भी बदल रहा है। इस नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को इतने अच्छे से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्पष्ट है कि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और अपडेटेड रहना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर फाइनेंस और कंप्लायंस प्रोफेशनल्स के लिए। बिल्कुल। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। देखिए, कानून को सरल बना दिया गया है, ये अच्छी बात है,
पर अब चुनौती ये है कि पेशेवर, खासकर वो जो पेरोल और एचआरएमएस जैसे कंप्लायंस सिस्टम मैनेज करते हैं, इस सरल कानून को व्यवहार में, प्रैक्टिस में कितनी प्रभावी ढंग से अपनाएंगे और लागू करेंगे। क्या टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसेस उतनी ही तेजी से अपडेट और अलाइन हो पाएंगे जितनी तेजी से कानून बदला है? ये सोचने और तैयारी करने के लिए अगला कदम है। बढ़िया पॉइंट उठाया आपने। कानून बनाना एक बात है और उसे जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करना दूसरी। टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिस को कानून के साथ कदम मिलाकर चलाना हमेशा एक चुनौती रहती है और यही देखना होगा कि ये ट्रांजिशन कितना स्मूथ होता है। और इसी तरह के गहन विश्लेषण और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर हम IPTM में बात करते रहते हैं। अगर आप लाइव सेशंस या पर्सनल गाइडेंस की तलाश में हैं, तो आने वाले IPTM कोर्सेज जरूर देखें और लाइव ट्रेनिंग में शामिल हों। वहां हम ऐसे ही अपडेट्स पर और गहराई से चर्चा करते हैं। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी और आप अपनी लर्निंग जर्नी जारी रखना चाहते हैं, तो इंतजार ना करें। अगला वीडियो अभी देखें और कुछ नया सीखते रहें। नॉलेज को फ्लो में रखना बहुत जरूरी है। IPTM का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू IPTM। आज हम एक